नॉवल रियल्म्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। एपिसोड 176 कैसल। अगले ही पल वो लोग एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और फिर एक ब्लास्ट की आवाज सुनते हैं। ब्लास्ट के बाद सन्नाटा छा जाता है। ये सब देखकर और सुनकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। उतने में दक्ष उन्हीं की जेल के बाहर खून में सन्ना हुआ खड़ा था। मेरा नेक्स्ट टारगेट यहां पर, दक्ष कहता है, और फिर वो उस जेल से एक हंटर को निकालता है और उसे दूसरी जेल में ले जाता है। अगले ही पल सभी लोग उसकी भी चीख सुनते हैं। ये सुनकर अब उन लोगों को और भी ज्यादा डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने कभी भी किसी भी 9 स्टार क्लास हंटर के साथ ऐसा नहीं हुआ था। कुछ ही देर में दक्ष और बाकी सब अपने हाथ में वैसे ही आयरन मास्क उस जेल में लेके आते हैं। हाँ यू गाइस, मुझे लगता है कि तुम लोग ठीक होगे, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। तुम हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोग किसी को मारने के लिए नहीं गए थे, हम बस एक आइटम लेने गए थे, उन हंटर्स में से एक कहता है। क्लोज, मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे भी अपना काम चलाना है, इसलिए मैं आप सबके लिए ये मास्क लाया हूं। ये मास्क मैं आप लोगों के चेहरे पर लगाऊंगा। यदि किसी ने भी इसे निकालने की कोशिश की तो फिर उसका क्या होगा, वो तो तुम लोग जानते हो। ये आयरन मास्क लगाने से पहले तुम लोगों को तुम्हारा काम बता देता हूं। यदि तुम लोग उस काम में कामयाब हो गए तब मैं तुम लोगों के मुंह से ये मास्क हटा दूंगा और फिर तुम लोग यहां से जा सकते हो। दक्ष कहता है, कैसा काम? उन लोगों में से एक कहता है, तुम लोगों को कुछ ब्लड बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करना है। जब तक मैं अपना काम नहीं कर लेता तब तक तुम लोगों को उन बीस्ट को मेरे से दूर रखना है। जब मैं मास्क लगाऊंगा तब तुम लोग बात नहीं कर पाओगे, और जब ये काम हो जाएगा तब तुम लोग इसे अपने हाथों से निकाल सकते हो। लेकिन काम खत्म होने से पहले किसी ने भी इसे छुआ भी तो उसका सिर फट जाएगा और वो वहीं पर मर जाएगा। अब किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। दक्ष कहता है, वहां पर कितने ब्लड बीस्ट है? एक हंटर पूछता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कम से 50 9 स्टार क्लास के होंगे, दक्ष कहता है। दक्ष की बात सुनकर उन लोगों की हालत ही खराब हो गई, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पर फिर सभी लोगों के मुंह पर वो सभी मास्क लगा दिए गए थे और रेवन किंग की मदद से उन सभी मास्क को सील कर दिया ताकि कोई भी उन मास्क को निकाल ना सके। इसके बाद दक्ष इशिका को वापस घर भेज देता है। हालांकि इशिका दक्ष को ऐसे अकेले वहां जाने नहीं देने वाली थी, लेकिन दक्ष के रिक्वेस्ट करने पर वो वहां से चली गई थी और फिर दक्ष और बाकी सब नागराज के कासल के लिए निकल गए। अगले कुछ ही समय में वो सभी नागराज के कासल तक पहुंच गए थे। वहां जाकर दक्ष और बाकी सब देखते हैं कि उस कासल में कुछ ज्यादा ही ब्लड बीस्ट मौजूद थे। इतने सारे ब्लड बीस्ट और नागराज की नाक के नीचे से उसकी रिंग लेना कोई मजाक नहीं था। हमें इस कासल के पीछे से घुसना होगा। मैं तुम दोनों को नागराज के रूम तक ले जा सकता हूं, लेकिन उसमें यदि नागराज ने पहले हमारी प्रेजेंस फील कर ली तो काम बिगड़ जाएगा, रेवन किंग कहता है। ठीक है, फिर आप हमें अंदर ले जाओ। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो ये हंटर्स संभालेंगे, दक्ष कहता है, क्योंकि दक्ष ने उन हंटर्स से कहा था कि यदि वो मरे तो उन्हीं के साथ वो हंटर्स भी मरे जाएंगे, इसलिए वो हंटर्स दक्ष को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, फिर चलो चलते हैं, दक्ष कहता है, और फिर वो दोनों उस कासल में चले जाते हैं, जबकि प्रकृति को वही बाहर छोड़ देते हैं। दक्ष और रेवन दोनों बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। काफी समय के बाद बिना किसी को अट्रैक्ट किए दक्ष और रेवन किंग दोनों नागराज के कमरे में पहुंच गए थे। अंदर पहुंचकर दक्ष और रेवन किंग दोनों देखते हैं कि उस कमरे में कोई भी नहीं था। यहां तक रेवन किंग को आसपास किसी की प्रेजेंस भी महसूस नहीं हो रही थी। यहां पर नागराज नहीं है, हमें जल्द से जल्द वो रिंग ढूंढनी चाहिए और फिर यहां से निकल जाना चाहिए, रेवन किंग दक्ष से कहते हैं। और फिर दोनों अलग अलग होकर वो रिंग ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर बाद दक्ष को एक रिंग मिलती है जो देखने में काफी अजीब सी थी। रेवन किंग, क्या यही वही रिंग है क्या? दक्ष रेवन किंग से पूछता है। हाँ यही है, जल्दी मुझे दो, मैं इसकी सील ब्रेक करता हूं और फिर हम यहां से जल्द निकल जाएंगे, रेवन किंग दक्ष से कहता है। और फिर रेवन किंग की बात सुनकर दक्ष उसे वो रिंग उन्हें दे देता है और अगले कुछ मिनटों के बाद रेवन किंग उस रिंग में से एक लड़की की बॉडी निकलता है। दक्ष, जल्द से जल्द प्रकृति के शरीर को अपनी रिंग में रखो और फिर हम यहां से निकलते हैं,
रेवन किंग कहता है, और फिर रेवन के कहे अनुसार दक्ष प्रकृति की बॉडी को अपनी रिंग में रख लेता है। और फिर वो और रेवन किंग दोनों वहां से निकलने वाले ही थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि नागराज की थी। कैसे हो मेरे भाई? हमें मिले हुए काफी साल हो चुके हैं। अचानक से दक्ष और रेवन किंग के सामने टेलीपोर्ट करता हुआ नागराज कहता है। ये देखकर दक्ष और रेवन किंग दोनों हैरान थे। एपिसोड 137 फाइट विद नागराज। दक्ष जल्द से जल्द प्रकृति के शरीर को अपनी रिंग में रखो और फिर हम यहां से निकलते हैं, रेवन किंग कहता है। और फिर रेवन के कहे अनुसार दक्ष प्रकृति की बॉडी को अपनी रिंग में रख लेता है। और फिर वो और रेवन किंग दोनों वहां से निकलने वाले ही थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि नागराज की थी। कैसे हो मेरे भाई? हमें मिले हुए काफी साल हो चुके हैं। अचानक से दक्ष और रेवन किंग के सामने टेलीपोर्ट करता हुआ नागराज कहता है। ये देखकर दक्ष और रेवन किंग दोनों हैरान थे। तुमने मेरे और मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया? रेवन किंग नागराज से पूछता है। तुम्हारी पत्नी ने कई लोगों के साथ साथ मेरी पत्नी की हत्या की थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता? लेकिन तुम्हें यह सब नहीं दिखता है ना? रेवन किंग नागराज से कहता है। उसने जो भी किया था तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, लेकिन तुमने उसे मार दिया। लेकिन आज तुम यहां से जिंदा नहीं जाने वाले हो। आज इस कासल से सिर्फ एक ही जिंदा जाएगा, इसलिए अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नागराज गुस्से में लाल होता हुआ रेवन किंग से कहता है और फिर अपनी पूरी ताकत से रेवन किंग पर अटैक करता है। क्लोज। इधर दक्ष और रेवन किंग भी अपनी पूरी ताकत के साथ नागराज से लड़ते हैं। धीरे धीरे वो फाइट इंटेंस हो जाती है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे दक्ष को नागराज उन दोनों पर भरी पड़ता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी दक्ष किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब वो दोनों नागराज से फाइट कर ही रहे थे कि तभी रेवन किंग कुछ महसूस करता है, जिसे महसूस करके रेवन किंग काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि बाहर के सभी 9 स्टार क्लास के ब्लड बीस्ट कासल में आ रहे थे और उनकी तादाद भी काफी ज्यादा थी, जिसे देखकर रेवन किंग काफी घबराया हुआ था। इधर दक्ष भी उन ब्लड बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ महसूस करके दक्ष भी काफी घबराया हुआ था, लेकिन इस वक्त वो अपना पूरा फोकस नागराज से बैटल करने में लगा रहा था। रेवन किंग, अब तुम और तुम्हारा ये इंसानी साथी दोनों यहां से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे, नागराज हंसता हुआ कहता है। और उसकी बात सुनकर रेवन किंग सोच में पड़ जाता है। दक्ष, तुम्हें किसी भी तरह से यहां से निकलना होगा। उसके लिए हम दोनों को अब अलग अलग होना पड़ेगा। जैसे ही हम दोनों अलग होंगे वैसे ही तुम सीधे किंगडम की तरफ भाग जाना। तुम्हारे भागने का समय मैं निकलता हूं, रेवन किंग दक्ष से कहता है। लेकिन आप अकेले इसे संभाल नहीं सकते हैं? दक्ष कहता है, मैं इसे संभाल सकता हूं, और वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यदि मैं इसके हाथों मर भी गया तो भी इसका बदल पूरा हो जाएगा, और इससे वो बाकी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और मेरी बेटी सेफ रहेगी। अब तुम्हें जाना होगा। यदि 9 स्टार ब्लड बीस्ट और करीब आ गए तो फिर तुम्हारा इस कासल से बाहर निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, रेवन किंग कहता है। और फिर वो दक्ष से अगल हो जाता है। जैसे ही रेवन किंग का रेवन आर्मर शूट दक्ष से अलग हुआ, वैसे ही दक्ष को अपने शरीर से एक अजीब सा बोझ कम होता हुआ महसूस होता है, और इसकी वजह से दक्ष अब काफी फ्रेश भी महसूस करने लगता है। अपने शरीर में ये सब बदलाव देखकर दक्ष काफी ज्यादा हैरान था, और वो इस बारे में सोच रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहीं नहीं रुक सकता था, और फिर तुरंत कासल से बाहर की ओर भागने लगता है। दक्ष अपने सभी 9 स्टार क्लास के रेलिक्स को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर वो अपने हाथ में एक 9 स्टार क्लास का वेपन भी ले लेता है, जो रेवन किंग की ट्रेजरी से मिल था, और फिर वहां से तुरंत किंगडम की तरफ भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो किंगडम की तरफ भाग रहा था, तभी दक्ष अपने सामने उन सभी हंटर्स को खड़ा देखता है, जिनको दक्ष ने ब्लड बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने का काम दिया था। दक्ष देखता है कि उन सभी लोगों ने अपने मास्क भी उतार लिए थे, और अब वो सभी अपने अपने वेपन्स के साथ खड़े होकर दक्ष को स्मर्क के साथ देख रहे थे। इन कमीनों को मेरे प्लान के बारे में पहले से पता चल गया, तब से ये लोग सिर्फ ब्लड बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने का नाटक कर रहे हैं, दक्ष मन ही मन में अपने आप से कहता है। अब दक्ष के लिए और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई। अब आगे वो सभी 9 क्लास हंटर और पीछे 9 स्टार क्लास का बीस्ट की पूरी सेना पड़ी हुई थी।
इसी के साथ ही दक्ष अब एक नॉर्मल 9 स्टार क्लास का हंटर बन चुका था, क्योंकि अब उसके पास सुप्रीम बीइंग क्लास का रेवन आर्मर शूट नहीं था। उसके बिना दक्ष सुप्रीम बीइंग क्लास की पावर्स को यूज नहीं कर सकता है। बुरे फंसे, अब क्या करूं? मेरी तो लग गई। दक्ष मन ही मन में इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोच ही रहा था। तभी दक्ष को कुछ याद आता है और फिर अचानक से दक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि दक्ष अभी भी उस कासल से दूर जाना चाहता था ताकि वो अपने प्लान को सक्सेसफुल कर सके। इसके लिए दक्ष को उन 9 स्टार क्लास के हंटर से भिड़ना पड़ेगा। एपिसोड 100 सैक्रिफाइस। बुरे फंसे, अब क्या करूं? मेरी तो लग गई। दक्ष मन ही मन में इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोच ही रहा था। तभी दक्ष को कुछ याद आता है और फिर अचानक से दक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि दक्ष अभी भी उस कासल से दूर जाना चाहता था ताकि वो अपने प्लान को सक्सेसफुल कर सके। इसके लिए उसे उन हंटर से भिड़ना पड़ेगा। इधर रेवन किंग दक्ष को कासल से दूर जाने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही दक्ष कासल से दूर चला गया वैसे रेवन किंग अपनी सभी पावर्स को इकट्ठा करने लगता है। यह देखकर नागराज भी काफी शौक में था, क्योंकि अचानक से रेवन किंग की पावर्स अपनी लिमिट से ज्यादा खतरनाक हो रही थी। यह देखकर नागराज को भी काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही थी। तुम ये क्या कर रहे हो? नागराज रेवन किंग की पावर्स को देखकर उससे पूछता है। कुछ नहीं, बस कुछ ही देर में तुम्हें भी पता चल जाएगा, रेवन किंग कहता है और फिर वो अपनी पावर्स को इकट्ठा करने में लग जाता है। अगले ही पल दक्ष को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट सुनाई देता है और दक्ष जैसे ही अपने पीछे देखता है वैसे ही उसका हैरानी से मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि दक्ष अभी अभी जिस कासल से बाहर निकाल कर आ रहा था वो पूरा का पूरा बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था और साथ ही साथ बहुत से ब्लड बीस्ट भी उस ब्लास्ट में बिखर गए थे। उस ब्लास्ट की शॉकवेव से देखकर कई मीटर दूर जाकर गिरता है। क्लोज। दक्ष अलविदा कहने का समय आ गया है, यही मेरा अंत है। दक्ष के कानों में रेवन किंग की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर दक्ष काफी उदास हो गया। इसी के साथ दक्ष को सारा मामला भी समझ आ गया था कि रेवन किंग ने अपने आप को खत्म कर लिया ताकि उसके साथ साथ नागराज भी खत्म हो जाए। दक्ष अब रेवन किंग के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकता था, इसलिए दक्ष इस ब्लास्ट के बीच में वहां से उन ब्लड बीस्ट और हंटर से भाग सकता था। और फिर वो अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी दक्ष अपने चारों ओर उन सभी हंटर्स को देखता है जो अभी तक उससे काफी दूर थे, लेकिन अब वो सभी दक्ष को चारों तरफ से घेर चुके थे। दक्ष देखता है कि उस ब्लास्ट के बाद वो सभी ब्लड बीस्ट वहां से भाग गए थे। ये देखकर दक्ष समझ गया कि ये सभी हंटर उसे घेरने के लिए यहां क्यों आए, ताकि मैं वापस कासल को तरफ ना भाग जाऊं। तुमने हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा हुआ था। तुम्हें लगा कि हम लोग इस लोहे के टुकड़े से डर जाएंगे। उन हंटर्स में से एक दक्ष से कहता है। दक्ष किसी तरह अपने आप को जमीन से उठाता है और फिर उन लोगों को देखने लग जाता है। अब उसके पास लड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन पहले वो ब्लास्ट की शॉकवेव से रिकवर होना चाहता था और उसके लिए उसे कुछ समय चाहिए था। तुम लोगों को मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चला? दक्ष पूछता है। प्लान? हाँ, वैसे तुमने प्लान बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन तुम्हें हम लोगों को अलग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम सबके पास रेलिंग है जो हम सबको आपस में बात कर सकते हैं। उन हंटर में से एक कहता है। लास्ट क्वेश्चन, तुम लोग किसके लिए काम करते हो? दक्ष पूछता है। ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन तुम कुछ और पूछ सकते हो। दूसरा हंटर कहता है। वैसे एक बात कहूं, तुम लोग अभी भी काफी ज्यादा बेवकूफ हो। दक्ष स्माइल करता हुआ कहता है। क्या बकवास कर रहे हो? वैसे भी तुम अब मरने वाले हो। हम जानते हैं कि तुम्हारी वो सभी पावर्स उस सूट की वजह से थी। अब ना वो सूट है और ना ही तुम्हारी पावर। एक और हंटर दक्ष से कहता है। किसने कहा कि मैं मरने वाला हूं? दक्ष एक बार फिर से हंसता हुआ कहता है और अगले ही पल दक्ष अपनी स्टोरेज रिंग से एक टेलीपोर्ट रैलिक निकलता है और फिर अपने एक साथी को बचा सको तो बचा लेना, दक्ष कहता है और फिर वो उस रैलिक को तोड़ देता है और फिर वो तुरंत ही किंगडम में टेलीपोर्ट कर जाता है। इधर वो सब दक्ष की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और जब दक्ष को टेलीपोर्ट होता हुआ देखकर और भी ज्यादा घबरा गए थे। हमें उसे इतना टाइम ही नहीं देना चाहिए था। एक हंटर अफसोस करता हुआ कहता है। हम उसकी फैमिली के लिए भी जा सकते हैं। हम उसकी फैमिली को किडनैप कर लेंगे, तब उसे आना ही पड़ेगा। एक और हंटर कहता है। लेकिन हम उसकी फैमिली में किसी को भी नहीं जानते हैं,
सिवाय इशिका और उसकी फैमिली के। एक और हंटर पहले वाले की बात सुनकर कहता है, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। तभी दक्ष एक बार फिर वहां पर अपीयर होता है और आते ही एक हंटर को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। मुझे लगा कि तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हो, तो फिर क्या हो गया? तुम लोग ऐसे कैसे जा सकते हो? दक्ष उन सभी से कहता है, कमीने तू डरपोक है तभी तो तू पीछे से हमला कर रहा है। एक हंटर गुस्से में दक्ष से कहता है, डरपोक? हाँ, 14 9 स्टार क्लास के हंटर एक सिंगल हंटर पर अटैक कर रहे हैं, तब तुम लोगों ने ऐसा नहीं कहा था। यदि अब तुम लोगों ने ऐसा कह ही दिया है तो फिर एक एक करके मेरे से लड़ने के लिए आ जाओ, फिर देखते हैं कि कौन डरपोक है। दक्ष उन सभी हंटर को सुनाता हुआ उन सभी से कहता है। एपिसोड 129 एनिमल फॉर्म। डरपोक? हाँ, 14 9 स्टार क्लास के हंटर एक सिंगल हंटर पर अटैक कर रहे हैं, तब तुम लोगों ने ऐसा नहीं कहा था। यदि अब तुम लोगों ने ऐसा कह ही दिया है तो फिर एक एक करके मेरे से लड़ने के लिए आ जाओ, फिर देखते हैं कि कौन डरपोक है। दक्ष उन सभी हंटर को सुनाता हुआ उन सभी से कहता है। ये बात सुनकर वो सभी के सभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और फिर सभी एक साथ ही दक्ष पर अटैक करने लगते हैं। इधर दक्ष भी उन अटैक्स को लेने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि दक्ष वहां से भाग सकता था, लेकिन दक्ष ऐसा नहीं करता है और उसके पीछे का रीजन वो खुद ही था। क्योंकि जब से दक्ष नागराज से फाइट करना शुरू किया था, तब से उसके शरीर में कुछ बहुत अजीब हो रहा था। हालांकि पहले दक्ष ने इसे इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब उसका शरीर काफी ज्यादा भारी भारी लगने लग गया था। हालांकि इसकी वजह से दक्ष की स्पीड पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। उसके बाद दक्ष एक और हंटर को काफी ज्यादा घायल कर देता है। जैसे जैसे दक्ष उन हंटर से लड़ रहा था, वैसे वैसे उसकी पावर लेवल इंक्रीज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अचानक से उसकी बॉडी की पावर से भर दिया था। धीरे धीरे वो पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब दक्ष को उन सभी हंटर से एक साथ लड़ने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं हो रही थी, लेकिन दक्ष के शरीर में उन पावर्स का बढ़ना अभी भी नहीं रुक रहा था। अब तक दक्ष की पावर्स रेवन किंग के आर्मर शूट जितनी हो गई थी और अगले 1 घंटे के बाद दक्ष की पावर लेवल रेवन किंग से भी ज्यादा हो गया था, जिसे देखकर दक्ष भी काफी ज्यादा हैरान और शॉक्ड था। और इधर 1 घंटे से लगातार लड़ते रहने के कारण वो सभी हंटर्स भी काफी ज्यादा थक चुके थे। क्लोज, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया है? वो सभी के सभी हंटर्स हैरान और शॉक्ड होते हुए पूछते हैं। हालांकि शौक तो दक्ष भी काफी ज्यादा था। उसने भी ये नहीं सोचा था कि वो कभी भी एक सुप्रीम बीइंग बन पाएगा, लेकिन अब वो एक सुप्रीम बीइंग बनने की कगार पर खड़ा हुआ था। लेकिन दक्ष जानता था कि वो अभी पूरी तरह से सुप्रीम बीइंग नहीं बना है, क्योंकि अभी तक दक्ष को किसी भी एनिमल की सुपर पावर्स नहीं मिली है। इसके सिवा दक्ष एक सुप्रीम बीइंग बन चुका था। उसके बाद दक्ष उन सभी हंटर्स को एक बार फिर से किंगडम की जेल में डाल देता है और फिर वो उस कासल में वापस जाता है। वो देखना चाहता था कि क्या रेवन किंग और नागराज में से कोई भी जिंदा बचा भी है या फिर नहीं, लेकिन दक्ष को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय उन दोनों के आर्मर के अलावा, जो टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे। दक्ष रेवन किंग के आर्मर को उठाता है और उसे एक बैग में भर लेता है और फिर वो वहां से चला जाता है। किंगडम पहुंचकर दक्ष सबसे पहले प्रकृति से मिलता है और उसे वहां की सारी बातें बताता है। अपने पिता के बारे में सुनकर प्रकृति काफी उदास हो जाती है। उसके बाद दक्ष वहां से वापस अपने घर पर आ जाता है। अभी दक्ष ने प्रकृति को अकेले छोड़ना ज्यादा सही लगा, इसलिए वो अभी के लिए घर आ गया था। लेकिन दक्ष से घर पर अकेले रहा नहीं जा रहा था। उसे जल्द से जल्द प्रकृति से एनिमल सुपर पावर्स के बारे में पूछना था, लेकिन अभी वो किंगडम नहीं जा सकता था। इसलिए अपना ध्यान इससे हटाने के लिए दक्ष अपने बहन को ढूंढने लगा ताकि वो उसके साथ बाहर कहीं घूम सके। लेकिन दक्ष को अपनी मां से पता चला कि पलक आज ही रिसर्च टीम के मामले में वो नोवा सिटी गई है और कल तक वापस आएगी। अब क्या करूं? अभी दक्ष सोच ही रहा था, तभी दक्ष को इशिका की याद आती है और जैसे ही दक्ष को इशिका की याद आई, वैसे ही वो तुरंत इशिका के पास चला जाता है। हालांकि जब वो इशिका के घर पहुंचता है, वैसे ही दक्ष को इशिका की मां से पता चलता है कि वो भी नोवा सिटी गई हुई है। वो वहां अपने पिता के साथ कंपनी में गई हुई है और वो कुछ दिनों तक अपने पिता के साथ वही कंपनी में रहने वाली है। इशिका की मां से इशिका के बारे में पता चलने के बाद दक्ष कुछ इशिका की मॉम के साथ रहता है और उनकी मदद करता है और फिर
वो वापस घर आ जाता है। अभी दक्ष घर में घुसा ही था तभी प्रकृति दक्ष को वापस किंगडम बुला लेती है। जैसे ही दक्ष को प्रकृति बुलाती है, वैसे ही दक्ष बिना किसी टाइम वेस्ट किए किंगडम पहुंच जाती है। तुम अब ठीक हो ना? दक्ष प्रकृति से पूछता है। हाँ, मैं ठीक हूं। तुम मुझसे कुछ जानना चाहते थे, वो क्या है? प्रकृति दक्ष से कहती है, मुझे जानना था कि मैं एक सुप्रीम बीइंग बनने के बाद भी मुझ में किसी भी टाइप के एनिमल्स पावर क्यों नहीं आई है। क्या उन सभी पावर्स को अनलॉक करने की कुछ खास टेक्निक्स है क्या? दक्ष पूछता है। वेट अ मिनट, तुम सुप्रीम बीइंग बन चुके हो? कब और कैसे? प्रकृति दक्ष से पूछती है। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे एक सुप्रीम बीइंग बन गया, लेकिन हाँ, मेरी पावर्स एक सुप्रीम बीइंग से कुछ ज्यादा ही है। यहां तक कि मेरी पावर्स नागराज से भी काफी ज्यादा थी। अब बताओ, कोई तरीका है जिससे मैं एनिमल्स पावर को अनलॉक कर सकता हूं? दक्ष पूछता है। हाँ, एनिमल्स पावर्स को ऐसे ही अनलॉक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती है। मैं तुम्हें दिखाई हूं। प्रकृति दक्ष से कहती है, और फिर वो दक्ष को वो टेक्निक सीखती है और दक्ष उस टेक्निक को बहुत अच्छे से सीख भी लेता है। और फिर दक्ष किंगडम के किसी शांत जगह पर जाकर वो आर्ट प्रैक्टिस करता है। कुछ ही घंटों में दक्ष को एनिमल्स पावर्स महसूस होने लगती है और प्रकृति के अनुसार अगले दिन तक दक्ष ने अपनी एनिमल पावर्स को पूरी तरह से अनलॉक कर लिया है। जैसे ही प्रकृति ने दक्ष का एनिमल फॉर्म देखा, वैसे ही वो वहां ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसने कभी भी दक्ष का इस एनिमल में बदलना एक्सपेक्ट नहीं किया था। दक्ष एक फ्लाइंग ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। दक्ष ने प्रकृति को शोक में देखा तो वो भी काफी हैरान हो गया था। इसलिए दक्ष वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आकर प्रकृति के पास चला जाता है और उससे उसके एनिमल फॉर्म के बारे में, इतने हैरान होने के बारे में पूछता है। क्या हुआ, आप इतनी शोक में क्यों हो? दक्ष प्रकृति से पूछता है। आखिर तुम असल में हो कौन? प्रकृति उसी शोक में दक्ष से पूछती है। एपिसोड 140, मिस्ट्री। दक्ष एक विशाल और प्राचीन फ्लाइंग ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसकी आंखें नीले अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी पंखों से उठती ऊर्जा हवाओं को चीरती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन जब उसने नीचे खड़ी प्रकृति की आंखों में शौक और अविश्वास देखा तो वो चौंक गया। वो तुरंत हवा में से एक तीव्र लहर के साथ नीचे आया और अपनी सामान्य रूप में लौट आया। वो बिना समय गवाए सीधे प्रकृति के पास पहुंचा और चिंतित स्वर में बोला, क्या हुआ? आप इतनी स्तब्ध क्यों हैं? प्रकृति अभी भी उसी अविश्वास में डूबी हुई थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द जैसे थम गए हों। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, आखिर तुम असल में हो कौन? दक्ष थोड़ा हैरान होते हुए बोला, आपका क्या मतलब है कि मैं कौन हूं? मैं तो दक्ष ही हूं। और कौन हो सकता हूं? प्रकृति की आंखें अब और भी गंभीर हो चुकी थी। तुम एक इंसान नहीं हो, उसने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा। आप ठीक से समझाइए, आप कहना क्या चाहती हैं? दक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम फ्लाइंग ड्रैगन में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? प्रकृति की आवाज इस बार थरथरा रही थी। क्लोज, दक्ष थोड़ा झुंझलाते हुए बोला। क्यों? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मुझे लगा यही तो होना था। प्रकृति अब पूरी तरह से अपनी फैमिली की ज्ञानवर्धक परंपराओं में चली गई थी। उसने गंभीरता से कहा, तुम नहीं समझ रहे हो। तुम एक इंसान हो और तुम बचपन से पृथ्वी पर हो। तुम्हारे किसी भी डीएनए में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन असंभव है। फ्लाइंग ड्रैगन सिर्फ हमारी दुनिया की सबसे पावरफुल और प्राचीन फैमिली में ही जन्म लेते हैं। जैसे हम रेवन फैमिली वाले रेवन में ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारी दुनिया में अलग अलग एनिमल कैटेगरीज की फैमिलीज रहती है और हर एक को खास ताकत दी जाती है। लेकिन तुम उसी फ्लाइंग ड्रैगन में बदले हो, जो हमारी दुनिया की सबसे पवित्र और शक्तिशाली ड्रैगन फैमिली का प्रतीक है। इसका मतलब साफ है, तुम्हारे मां या पिताजी में से कोई एक उस ड्रैगन फैमिली का सदस्य था। दक्ष की आंखें अब अचरज से फैल चुकी थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो बोल उठता है, एक मिनट, लेकिन नागराज, वो तो नाग फैमिली की पावर रिलीज करता है और तुम कहती हो कि वो तुम्हारे पिता का भाई है। ये कैसे संभव है? प्रकृति मुस्कुराई, जैसे वो इस सवाल का इंतजार कर रही थी। मेरे दादाजी के भाई ने नाग फैमिली में शादी की थी। जब नागराज पैदा हुआ तो उसके जेनेटिक्स में नाग शक्ति की विरासत आई, ना कि हमारे रेवन की। इसीलिए वो नाग फॉर्म धारण करता है। दक्ष अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था।
लेकिन अगर नागराज तुम्हारे दादाजी के भाई का बेटा है, तो फिर तुम्हारे पापा और वो सगे भाई कैसे हुए? प्रकृति अब एक हल्की हंसी के साथ कहती है, क्योंकि हमारी दुनिया में जो बचपन साथ बिताते हैं उन्हें ही सगे भाई माना जाता है, खून से नहीं। रिश्ते से सच्चा बंधन वही होता है। अब सब कुछ दक्ष को समझ आने लगा था। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, अब आप मेरे मॉम और डैड की फोटो देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आए। दक्ष ने जेब से एक मुड़ी तुड़ी पुरानी फैमिली फोटो निकाली और उसे प्रकृति को दिखाया। जैसे ही प्रकृति ने उस फोटो पर नजर डाली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर से चिल्लाई, ये तो यंग मास्टर है, इसका मतलब तुम यंग मास्टर के बेटे हो। तभी मैं सोचूं कि तुम फ्लाइंग ड्रैगन कैसे बन सकते हो। दक्ष थोड़ा चौंका, यंग मास्टर, ये क्या नया नाम है? प्रकृति ने गहरी सांस ली, जैसे वो वर्षों से कुछ सीने में दबाए हुए हो। तुम्हारे पिता हमारे ड्रैगन फैमिली के सबसे बड़े बेटे थे। वो अगले फैमिली लीडर और हमारी दुनिया के किंग बनने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें इस धरती की जेल में भेज दिया गया। हमारे परिवार में कई लोग मानते हैं कि उनके छोटे भाई ने उन्हें फंसाया ताकि वो खुद लीडर बन सके, लेकिन तुम्हारे पिता इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता था। फिर भी उन्होंने खुद इस सजा को स्वीकार किया। मैं बचपन से उनकी सबसे बड़ी फैन रही हूं और मेरा सबसे बड़ा सपना था कि एक बार उनसे आमने सामने मिलूं। यह सुनकर दक्ष की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। वो धीरे से कहता है, शायद तुम्हारा सपना अब सपना ही रहेगा, क्योंकि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। प्रकृति जैसे बिजली खा जाती है, उसका चेहरा सून पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक फ्लाइंग ड्रैगन फैमिली का सदस्य इतनी आसानी से मर नहीं सकता, चाहे उसकी ताकत आधी भी हो। कोई 9 स्टार हंटर भी उन्हें नहीं हरा सकता। फिर वो कैसे मर गए? दक्ष खुद भी उसी उलझन में था। शायद उन्हें मारा गया होगा, किसी ऐसे ने जो हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। वो बुदबुदाता है। प्रकृति फिर से गहराई में डूब जाती है। अब समझ आया, डैड ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को क्यों कहा था। उन्हें सब कुछ पता चल गया होगा। दक्ष उठ खड़ा होता है, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ पता लगाना है। प्रकृति तुरंत बोलती है, रुको, मैं भी चलूंगी। मैं अपने डैड की बात को टाल नहीं सकती। अभी नहीं, अगली बार। इस बार मुझे अकेले ही जाना होगा। दक्ष दृढ़ स्वर में कहता है, ठीक है, मैं कुछ दिन और यही रुक जाती हूं। वैसे भी मैं हमेशा से तुम्हारी दुनिया देखना चाहती थी। प्रकृति का स्वर अब थोड़ा नर्म था। दक्ष मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे अकेले छोड़ा तो ये फिर से अपने पिता की याद में टूट जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं इसे अपने साथ ले चलूं। शायद ये मेरी मदद भी कर सके। अचानक प्रकृति हंसते हुए कहती है, सॉरी, तुम हमारे यंग मास्टर के बेटे हो। इसका मतलब अब तुम भी मेरे मास्टर हुए। अब मैं तुम्हें मास्टर कहकर बुलाऊंगी। मैं अपने आइडल और उनके बेटे को नाम से नहीं बुला सकती। दक्ष हंसते हुए कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ दक्ष कहो। मास्टर जैसे शब्द मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और अब चलो, मैं तुम्हें आज ही अपनी दुनिया में ले जाता हूं। लेकिन ध्यान रहे, वहां पर मेरी परमिशन के बिना कुछ भी मत करना, वरना लोग शक करने लगेंगे। प्रकृति मुस्कुराकर सिर हिलाती है। फिर दोनों एक साथ उस दिशा में निकल पड़ते हैं जहां दो दुनिया आपस में मिलने वाली है। हालांकि सिल्वर बेस तक पहुंचने में प्रकृति को कई दिन लग सकते थे, लेकिन नोवा बेस वह 2 दिन में पहुंच सकती थी। इसलिए दक्ष ने उसे नोवा बेस में ठहरने की सलाह दी और खुद घर लौट गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।